नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज के वीडियो में बात करेंगे मार्क्सवादी सिद्धांतों के बारे में। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम नॉर्मली इस शब्द को समझना चाहें कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या, ये परिवर्तनशील प्रक्रिया एक तरह की, यानी कि जो कंटिन्यूस परिवर्तन होता रहता है। आइए इसको एक चीज़ को समझते हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगर हम इस शब्द का ही मतलब समझे तो इसका मतलब होता है दो वस्तुओं या दो विचारों से असंतुष्ट होना, जिसके कारण नए विचार उत्पन्न होते हैं या फिर नई व्यवस्था स्थापित होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले जब पुराने टाइम पे अगर कोई मैसेज लिखते थे, किसी को चिट्ठी पहुंचानी होती थी, तो पेपर के थ्रू यानी कि लेटर बॉक्स, ये सब चिट्ठी लिख देना, इन चीज़ों के थ्रू हम अपना संदेश भेजते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदला। अब समय बदलने के बाद क्या हुआ, अब जैसे पहले पेपर था, लेटर बॉक्स था, बाय पोस्ट सारी चीज़ें भेजी जा रही थी। अब के टाइम पे मोबाइल्स के माध्यम से, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजी जा रही है, ठीक है, या फिर कुरियर के थ्रू भेजी जा रही है, बाइक के थ्रू भेजी जा रही है। समझ रहे हो, यानी कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे ज़रूरतें बदल रही हैं, पुरानी चीज़ों को नकारा जा रहा है और नई चीज़ें क्या हो रही, स्थापित हो रही हैं, ठीक है। और एक समय ऐसा होगा, आज जो चीज़ें हमें स्लो लग रही है, यानी कि जो चीज़ आज के टाइम पे हमें अच्छी लग रही है, वो आने वाले समय पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी, हम दूसरे हिसाब से चीज़ें देखेंगे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज जो हम जनरेशन है, हमें टेक्नोलॉजी आती है समझ में कैसा क्या है, लेकिन हमसे पहले की जो जनरेशन है, यानी जो हमारे माँ बाप हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं आता। अगर उनको समझाना भी चाहेंगे, वो नहीं समझ पाते अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उनके ज़माने में, उनके समय पे नहीं थी, उन्हें उन चीज़ के आदी नहीं थे। आज टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ मिले ना मिले, लेकिन घर में इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें, ठीक है। यानी कि जब नई व्यवस्था आती तो पुरानी व्यवस्था के साथ क्या होता है, हमारा प्रतिवाद होता है। प्रतिवाद यानी कि एक तरह से दो विचारों के बीच में मतभेद, जिसके बाद होता है संवाद, संवाद के बाद नई व्यवस्था स्थापित होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ आ रही होगी। और वही चीज़ ये कार्ल मार्क्स बताते हैं। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है, पहले ये लिया गया था जॉर्ज हेगल से, और इसको जो आगे बढ़ाया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा इसको बढ़ाया गया था। और कार्ल मार्क्स का कहना है कि वर्तमान में जो चीज़ है उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, कि आज की ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ है, पुरानी चीज़ें जैसा था उनका वो अलग समय था जो इस्तेमाल था, लेकिन आज के टाइम पे जो चीज़ें, जो पदार्थ हैं, उन्हीं के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए और निरंतर परिवर्तन होता रहना चाहिए, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं। द्वंद्वात्मक दुनिया निरंतर परिवर्तनशील है, यानी कि हमेशा टाइम क्या धीरे धीरे ग्रोथ करता जा रहा है। अगर ग्रोथ नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। हर वस्तु और प्रक्रिया में अंत विरोधी होता है, यानी कि जैसे जैसे परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ तो कमियां मिलेंगी ही मिलेंगी। फॉर एग्जांपल के लिए, पहले जो कीपैड फ़ोन्स आते थे, आज के टाइम पे टच फ़ोन्स हैं, तो आज भी ये मतभेद है कि लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं चलाना टच फ़ोन, हमें तो कीपैड चलाना है। तो कीपैड वालों की अलग जनरेशन है, आज के टाइम की नई जनरेशन है। वो आज जो नए बच्चे, जो नई जनरेशन जन्म ले रही है, उन्हें तो कीपैड फ़ोन्स देखे ही नहीं है। तो दोनों के बीच में क्या है, मतभेद होता रहता है। अगर आज आपको कीपैड का फ़ोन दिया जाए चलाने के लिए, तो आप नहीं चला पाओगे। क्यों? आपने उस समय में जन्म नहीं लिया कि जब इन सब चीज़ों को आदी था, यूज़ होते थे, ठीक है। यानी हर वस्तु दूसरे के साथ क्या होता है, मतभेद होता ही है। इन्हीं अंतर विरोधियों का संघर्ष गुणात्मक परिवर्तन को जन्म देता है। यानी जब दो वस्तुओं के बीच में कंपटीशन होगा, जब फिर नई जो वस्तु बनेगी वो ज़रूरत के हिसाब से बनेगी, जिसमें कुछ क्वालिटीज़ होंगी जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा कर रही होंगी, ठीक है। परिवर्तन का नियम, परिवर्तन धीरे धीरे मात्रात्मक रूप से होता है, फिर अचानक से गुणात्मक का रूप ले लेता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने पानी का एग्जांपल दिया था, पानी गर्म करते समय तापमान बढ़ता है, यानी जो जितनी भी क्वांटिटी में हो, मात्रा में होगा, जब एक लेवल के बाद उसमें क्या है, वो भाप बनने लग जाता है, क्वालिटी का रूप लेने लग जाता है, ठीक है। यानी किसी दूसरे चीज़ में उसका क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है, ठीक है।
अब इसी का एग्जांपल आज के टाइम का अगर लेना चाहो तो पहले हम सब लोग गाड़ी मैनुअल चलाते थे, ठीक है, यानी कि खुद लगाना, ड्राइव करना, गियर बॉक्स बदलते रहना, ये ज़रूरत थी, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, लोगों को इतना गाड़ी चलाने के आदी हो गए, अब उन्हें लगता है कि ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें, मैं क्यों चलाऊँ। अब बिना ड्राइवर की गाड़ी आने लगी, एआई सिस्टम आने लगे जो इन सब चीज़ों की क्या कर रहा है, आवश्यकताओं को फुलफ़िल कर रहा है। तो लोगों ने आजकल ड्राइवर लेस गाड़ियाँ स्टार्ट होने लगी, ठीक है। यानी कि अब क्वालिटी के ऊपर बात हो रही है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं कि गाड़ी है तो उसके साथ हमें एक ड्राइवर भी चाहिए, नहीं। अब आपको खुद गाड़ी के अंदर एक सेल्फ ड्राइवर मिल रहा है। फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ें सारी हो रही हैं, जिससे आप देख सकते हो कि अब क्वालिटीज़ के ऊपर बात हो रही है। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे आप समझोगे तो समझ आ जाएगा। नवीनता और नकार, पुरानी व्यवस्था का नकार होता है, फिर उस नकार का भी नकार हो जाता है। कहने का मतलब है पुरानी व्यवस्था जब हटाई जाएगी तो नई व्यवस्था आएगी, जब नई व्यवस्था को हटाया जाएगा तो उसकी जगह एक और नई व्यवस्था आएगी, जिससे परिवर्तन और उन्नति चलती रहती है, ठीक है। कारण और प्रभाव का संबंध, कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती, क्योंकि ज़रूरत होती है। जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे चीज़ों का आविष्कार भी होता रहता है। हर चीज़ का एक भौतिक कारण होता है। मार्क्स के अनुसार इस सिद्धांत के माध्यम से न केवल दुनिया को समझा जा सकता है बल्कि उसे बदला भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट के माध्यम से कितनी तरीके से चीज़ों को बदल दिया गया है ना। अब ये भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद ऑलमोस्ट सब एक जैसा ही है। चलिए इसको एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ख़त्म करके दोबारा से एक और वीडियो जनरेट करेंगे। अब आता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ही समाज है और इतिहास पर आधारित अनुप्रयोग है, यानी एक तरह का उसी का रूप। यह सिद्धांत बताता है कि इतिहास की गति को आर्थिक संरचना तय करती है, यानी जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हमारा समाज भी तैयार होगा। ना विचार, ना नैतिकता या ना धर्म, रियलिटी की बात करें कि वर्तमान में हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। मार्क्स के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है, ना कि चेतन ना उसके अस्तित्व को, ठीक है। इतिहास में सामाजिक विकास विभिन्न उत्पादन पद्धति और वर्ग संघर्ष के आधार पर होता है। जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होना, है ना, वैसे वैसे समाज की संरचना और राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था भी बदलती रहती है। ओके, पहले राजा के राइट से, राजा से हटके सरकारें बन गई। अब सरकारें जब बनी तो सरकार जनता के अधिकारों के लिए मांग करने लगी, जो जनता कहेगी वैसी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। आज के टाइम पे लोगों का मांग क्या है, आवास, रोज़गार, ये सारी चीज़ें, महंगाई ख़त्म करना। तो आज के सरकारों के भी एजेंडे क्या हैं, यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये पुराने टाइम का, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग जैसे गुलामी पहले आई, फिर सामंतवादी समाज आया, इसको हटा के फिर पूंजीवाद आ गया, पूंजीवाद को जब समाप्त करा गया तो समाजवाद आया, समाजवाद के बाद साम्यवाद आया। प्रत्येक चरण में वर्ग संघर्ष होता है, जैसे पूंजीपति वर्सेस मजदूर, और जब ये संघर्ष तीव्र हो जाता है तो समाज में क्रांति आती है। क्रांति आने के बाद एक नई व्यवस्था का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंदर वर्ग संघर्ष की बात करी गई है कि वर्ग संघर्ष को किस तरीके से समय के साथ ख़त्म किया गया है या फिर उसके रूप बदलते गए हैं। ओके, तो पहले में ये बताया गया है भौतिकवाद वस्तुओं की, यानी कि जैसी समाज में ज़रूरतें होंगी उस हिसाब से चीज़ों का परिवर्तन होता रहेगा, और जो आज नई व्यवस्था है आगे चल के यही व्यवस्था पुरानी हो जाएगी, इसकी जगह कोई नई वस्तु या नई व्यवस्था, नए विचार स्थापित होंगे, ठीक है। और ऐसी इस ऐतिहासिक भौतिकवाद में वर्ग संघर्ष की बात करिए, उत्पादन के साधनों की बात करिए। आज जो उत्पादन के साधन हमारे लिए हैं, जैसे कि आज हम पेपर पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम पेपर पे अपने सारे आंसर लिखते हैं, लेकिन आने वाला टाइम, आज के 10 साल बाद ऐसा समय आएगा कि हम अपने आंसर्स जो हैं वो किसी स्क्रीन पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा होगा, पेपर कम हो जाएंगे और उनकी जगह टच स्क्रीन्स जगह ले लेगी। जहाँ पे स्कूल्स में लोगों को डायरीज़ की जगह ये टैबलेट्स हो गए या कोई स्क्रीन हो गया, ये सारी चीज़ें उनको दी जाएंगी ताकि वो अपना भविष्य, अपनी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें करते रहें। ओके, और आज के टाइम में वर्ग संघर्ष करा जाए तो कॉर्पोरेट संघर्ष, नौकरी का जो संघर्ष है,
कि लोगों को रोज़गार तो मिल जाता है लेकिन वहाँ पे किस तरह का संघर्ष होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अच्छे से हम पढ़ लेंगे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अंदर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आएगा ये टॉपिक तो मैं इसको दोबारा से अपलोड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं।